नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हनुमान जयंती के दिन देश की राजधानी, देश की धड़कन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उस पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वास्तव में जहांगीरपुरी के जरिए दंगाइयों ने संदेश देने की क्या कोशिश की और वो कौन सी आग थी जो सुलग रही थी, बस जल उठी। जी हां, पिछले एक पखवाड़े से जिस तरीके से मुंबई में लाउड स्पीकर वर्सेस अजान का एक विवाद तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ था और हनुमान चालीसा को लेकर के वहां पर एमएनएस के राज ठाकरे के तरफ से किए गए आह्वान के बाद जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही थी, ऐसा लग तो रहा था कि देश के किसी भाग में, माफ करिएगा, किसी भाग में ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि हनुमान चालीसा और अजान को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई हैं उसकी चरम परिणति क्या होने वाली है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली ही अगर इस तरह से दंगे की प्रयोगशाला बने तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। जहांगीरपुरी के ये वो दृश्य हैं जब दंगा कराने की शुरुआत हो चुकी थी और दंगाई किस तरीके से अपने कुकृत्य को अंजाम दे रहे थे। सड़क पर जिस तरीके से टोपी पहने एक धर्म के विशेष लोग किस तरीके से वहां पर इकट्ठा हुए हैं, और दूसरी तस्वीर में देखिए शोभा यात्रा जो निकल रही है उसमें कुछ लोग किस अंदाज में तलवार लहरा रहे हैं। बात कुछ यूं थी कि हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की एक परंपरा रही है और ये शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के एक ब्लॉक से जब गुजरने लगी तो पास के एक मस्जिद से दो व्यक्तियों के साथ 3 से 4 लोग आते हैं और वो सीधी बातचीत करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, और ये बातचीत धीरे धीरे तकरार में बदलनी शुरू हुई। अगर उस समय प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी अगर मौजूद रहता और मौके की नज़ाकत को देखते हुए वो एक्टिवेट मोड में आता तो निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ ऐसा न हुआ होता। लेकिन दंगाइयों का खुला खेल शुरू हो गया सिर्फ एक तकरार में, जो खबर अभी तक निकल के सामने आई है। 14 आरोपियों की एक लिस्ट पुलिस ने बना रखी है और अंसार, असलम और साजिद 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंसार, असलम और साजिद अंसार के कहने पर और अंसार के पूरी तरीके से उग्र तेवर अपना देने के बाद किस तरीके से हिंदू पक्ष जो कि शोभा यात्रा निकाल रहा था और मुस्लिम पक्ष के तरफ से कुछ बातें अंसार और उसके 3 से 4 सहयोगी कर रहे थे, धीरे धीरे ये तकरार, ये लड़ाई झगड़ा दंगे में परिवर्तित हो गया। और सवाल ये है कि आनन फानन में पुलिस की इतनी बड़ी टीम वहां पर पहुंच गई और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई, पत्थरबाजी और गाली गलौज इस कदर प्रभावी हो गया कि कुछ ही देर में वो एरिया पत्थरों से भर गया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और सोचिए कि जो भी बातें की जा रही हैं इसके पीछे की वो मानसिकता क्या है। आज से ठीक 2 साल पहले जब दिल्ली में दंगा हुआ था जिसका मुख्य आरोपी ताहिर था और कुछ ही समय में देश की मिलीजुली संस्कृति की प्रतीक दिल्ली दंगे के एक प्रमुख स्थल के रूप में, एक स्पॉट के रूप में पहचानी गई थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। और उसी की पुनरावृत्ति कराने की क्या एक बड़ी साजिश नहीं थी। जिस खबर को, जिस पूरे एक घटनाक्रम को, लगभग 55 मिनट के जिस दंगा और बलवा को आप सिर्फ एक घटना समझ रहे हैं, उसके पीछे की साजिश को समझना
बहुत जरूरी है। आज एबी स्टार न्यूज आपको उन सवालों के जरिए यह बताएगा कि यह दंगे की साजिश आखिर में थी क्या। हमने पहले ही कहा कि किस तरीके से मुंबई में एमएनएस के एक आह्वान के बाद कि लाउड स्पीकर अगर तेजी से बजाया जाएगा या ऊंचे स्तर पर लाउड स्पीकर की आवाज अजान के समय पूरे समय सुनाई पड़ेगी तो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। और ऐसा कुछ जगहों पर हुआ ही। वहां का एक आक्रोश, और वो आक्रोश मुंबई में प्रभावी नहीं होता है। वो आक्रोश और उस आक्रोश के बाद षड्यंत्र की एक परिणति देश की राजधानी दिल्ली, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जो आग, जो चिंगारी उठी थी, वो दिल्ली में आपको पूरे तौर पर धू धू करके जलती हुई दिखी। ये और बात है कि दिल्ली पुलिस के सक्रिय होने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और गृह मंत्रालय के तत्काल सक्रिय हो जाने के बाद जहांगीरपुरी जलने से बच गया। लेकिन जो ग्लिम्स, जो झलकी आपको देखनी चाहिए उसे आप जरूर देखिए और सोचिए कि जहांगीरपुरी को केंद्र बनाकर एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की, किस तरीके से दिल्ली को जलाने की और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की किस कदर एक बड़ी भूमिका बना ली गई थी। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें, यह मामला सिर्फ दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर एक प्रोसेशन अर्थात शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच मारधाड़ या पथराव या कहासुनी, सिर्फ घटना इतनी नहीं है। अगर घटना इतनी होती तो इसकी तपिश दिल्ली एनसीआर में किस कदर प्रभावी हुई है और किस तरीके से पुलिस को सक्रिय होना पड़ रहा है, और वो तबका जो इस आंदोलन और इस तरह के उन्माद के जरिए पूरे देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक उन्माद के खबरों को प्रभावी बनाना चाहता है, सचमुच में उसका षड्यंत्र या तो सामने आया है या प्रशासन के बहुत जल्दी सक्रिय हो जाने के बाद वो निष्प्रभावी हो गया है। जहांगीरपुरी फिलहाल सन्नाटे के साए में है, क्योंकि सन्नाटा तो है, दिख तो रही है शांति, लेकिन उबाल अभी भी है, और उसी एरिया में है जहां मुस्लिम बहुल एरिया कहा जाता है, अधिकतम संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। उसी एरिया से जब इस तरीके का कोई एक धार्मिक जुलूस निकलता है और वहां पर दो पक्ष भिड़ जाते हैं, तो आप समझिए कि क्या एक सामान्य और सहज मानसिकता या दिल या दिलेरी की कोई बात है जिसमें एक दूसरे को सहर्ष, उनके भावनाओं को, उनके धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार कर सामान्य और शांति के तरीके से पूरे उस घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो वो सामान्य तरीके से गुजर जाए? ऐसा नहीं हुआ। और ठीक मस्जिद से कुछ दूरी पर जब ये शोभा यात्रा पहुंचती है, वहां पर कहासुनी के बाद हिंदू पक्ष जो शोभा यात्रा निकाल रहा होता है, वहां पर तलवार निकल पड़ती है और दूसरी तरफ ईंट और पत्थर के इतने गोले चलते हैं जिसे आप सड़कों पर बिखरे ईंट पत्थरों की उन अनगिनत संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब ये स्थिति देश की राजधानी, देश के दिल कहे जाने वाले दिल्ली में घटती है, तो आप अनुमान लगाइए कि कश्मीर में क्या होता होगा जब पत्थरबाज भारत की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आज प्रतिक्रियावादी ताकतें जो धार्मिक उन्माद में इस स्तर पर आई हैं कि वो देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसियां रहती हैं, वहां पर इस तरीके का उन्माद पैदा कर देने की हिम्मत और साहस जुटा पाती हैं, तो आप सहज अनुमान लगाइए कि स्थिति कितनी खतरनाक है। बात फिरका परस्तत्व और प्रतिक्रियावादी ताकतों के उस हौसले पर, जिस हौसले के दम पर, हालांकि वो षड्यंत्र है, षड्यंत्र का एक हिस्सा है, वो देश के कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती दे देती है। हमें
इस बात को अब समझने की दरकार है। उस मानसिकता पर चोट करने की दरकार है जिस मानसिकता को हम सिर्फ सद्भावना या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ शब्दों और वाक्यों के दम पर अभिव्यक्त करके उस पूरे घटनाक्रम को, उस पूरे मानसिकता को छिपा देते हैं। हम नहीं बोलते। बड़ा सवाल है कि अगर जहांगीरपुरी का वो एरिया जहां पर मस्जिद होता है, वहां से असलम अपने कुछ साथियों के सामने साथ आता है और एक जुलूस के सामने वो कुछ सवाल खड़े करता है और सवालों में इतना तीखापन होता है कि वहां पर उन्माद फैलने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और उन्माद के बाद खुलेआम कानून और व्यवस्था के नुमाइंदों के सामने पत्थरबाजी और तलवारों को लहराने का एक खेल शुरू हो जाता है। और आप कहते हैं उसके बाद कि राजनीतिक तौर पर हर राजनीतिक पार्टी का नेता बयान देता है कि दिल्ली की यह संस्कृति नहीं है, दिल्ली की यह शान नहीं है, यहां तो मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति के लोग रहते हैं, हमारी साझी विरासत है दिल्ली और वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। सवाल तो यह है कि ऐसे बहुत से क्षेत्र भारत के राजधानी सहित हर राज्य के तमाम उन जगहों पर हैं जहां पर इस तरीके से धार्मिक यात्राएं और जुलूस निकला करते हैं। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, अगर सख्ती हो, तो क्या कोई बलवाई जिसने हिम्मत की जहांगीरपुरी को दहलाने की और एनसीआर को दहलाने की, वो हिम्मत कर पाता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा ये भूल कर रहे हैं कि इस देश में प्रतिक्रिया के नाम पर हमेशा उन्मादी तत्व प्रभावी रहते हैं और इसके लिए सिर्फ एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराना यह हमेशा आंख मूंदने के समान है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से गाड़ी तोड़ी जा रही हैं, उन गाड़ियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, जुलूस पर पत्थर फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ जुलूस निकाल रहे लोग तलवारबाजी कर रहे हैं, तलवारों को लहरा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। क्या क्रिया और प्रतिक्रिया का ये तात्कालिक खेल आप स्क्रीन पर देख करके अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हो क्या रहा है? क्या हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान को उनके याद में उनके जन्म दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान ये क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल खुलेआम सड़कों पर देखा जाना ही हमारी नियति बन चुकी है? ये वो सवाल है जिसे हमें समझना होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस घटनाक्रम पर तमाम वो प्रतिक्रिया और अधिकारियों के बयान आए हैं जो इस घटनाक्रम के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हम एक के बाद एक उन सभी प्रतिक्रियाओं को आपको सुनवाते हैं। आता रहता हूँ लोगों का इलाज करवाने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है जिनके हाथ में गोली लगी है। कुशल होल के आसपास कई दंगा वंगा हुआ था, उसी के अंदर गोली लगी है। तो अभी वो ठीक है और स्टेबल है, बाकी हाथ से गोली छूके निकली है। आज जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्ली वासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे। दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए, इसलिए अफवाहों पे ना जाएं, शांति कायम करने में अपना सहयोग दें। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए। तो सुना आपने गौतम गंभीर ने क्या कहा और दीपेंद्र पाठक
स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। नागरिकों से अनुरोध करना ही पड़ता है उन परिस्थितियों में जब दंगा होता है। असामाजिक तत्वों के चर्चा की गई, जिक्र किया गया स्पेशल सीपी की तरफ से। सवाल यह है कि जब हमें पता है कि इस देश में भारत की रोटी खाने वाले ही जिस तरीके से असामाजिक तत्व बन करके देश के ही खिलाफ काम करने लगते हैं, वो भी बहुत छोटे से मुद्दे और बात पर, तो उनके साथ कैसे निपटा जाए, क्योंकि समय बदल चुका है। ये बात सिर्फ छोटा झगड़ा या कुछ ऐसी बातों पर भड़क गया एक छोटा सा दंगा अगर हम मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तव में जो बात मुंबई से निकली, उस बात की पहुंच, उस बात की झलक हमें दिल्ली में दिखी। और बात सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी की ही नहीं, जहांगीरपुरी से ये मामला तो उत्तर प्रदेश तक पहुंचाना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आ जाने के बाद वहां किसी एक मुद्दे पर यही सवाल उठाया जा रहा है कि यह सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर तो चलवा रही है, आखिर में कर क्या रही है। और यही कारण है कि गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक जहांगीरपुरी दंगे के बाद किस तरीके से शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए और कोई अप्रिय घटना न घटने पाए, पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के एसएसपी ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। उस इलाके में हमारा पेट्रोलिंग बढ़ा दिया। हमारा सब अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ सभी लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। अब हम लोग एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं। हमारा फोर्स को इकट्ठा करा के एक टोली टाइप बना के हम लोग ने जो बॉर्डर इलाका है उस इलाका में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग अभी चल रहा है। हमारा सीओ साहिबाबाद और एसपी सिटी 3 दोनों वहाँ पे साहिबाबाद इलाका में कर रहे हैं। यहाँ पे लोनी क्षेत्र में हमारा एसपी आर्य साहब और सीओ लोनी सब मिलके यहाँ पे भी हम लोग मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। उसका साथ साथ परमानेंट पिकेटिंग भी रात में लगा रहा हूँ हम लोग। और कल का भी पूरा 24 आवर्स हम लोग पूरा अलर्ट रखेंगे और लगातार निगाह रखा है हम लोग इस जनपद में शांति की व्यवस्था रहने के लिए। और शांति के माहौल है यहाँ पे। ऑलरेडी हमने लगातार पीस कमेटी मीटिंग में पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पे अपना जनपद में कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसे प्रोसीजर SOP हम लोग सभी का अलर्ट रखा है और निगाह रखा है हमारे जनपद में। सर, लोनी दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर किस तरह की विशेष सुविधाएं कुछ की गई, जैसे ड्रोन से भी कोई निगरानी रखी जाएगी? यहाँ पे हम लोग का पहले भी हमने जब भी यहाँ की कोई समस्या आता है तुरंत हम लोग यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से जो छतों पर निगाह रखता है और संदिग्ध इलाका में निगरानी रखता है। हम लोग SP आर्य और SP सिटी 3 जहांगीरपुरी के पूरे घटनाक्रम में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ। असलम के साथ जो उनका सहयोगी था उसके पिस्टल से उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ 14 लोगों की गिरफ्तारी होनी है, 3 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके पीछे पिस्टल से लैस, पत्थरों से लैस लोग आखिर में इतने तैयार क्यों थे, जबकि कुछ ही मिनटों में वहां पर पत्थर इतने ज्यादा आ गए, पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। ऐसा क्या आपको नहीं लगता? और अगर इकट्ठा करके रखे गए थे तो उस मानसिकता पर भी सवाल कि क्या अब गोली और बंदूक, तलवार और चाकू के बाद पत्थर भी एक बड़ा हथियार बन गया है। और उन पत्थरों को फेंकने और उसके जरिए दूसरे पक्ष पर प्रभावी होने की जो एक कोशिश है वो कौन सा पक्ष कर रहा है, इस पर सवाल क्या उठाया नहीं जाना चाहिए? और अगर उठाया जाता है तो यह क्यों माना जाता है कि सिर्फ एक दृष्टिकोण से, एक नजरिए से पूरे खबर को या पूरी बात को कही जा रही है? सवाल यह है कि पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में होती है, फिलिस्तीन में होती है,
पत्थरबाजी की घटना देश के किसी अन्य भाग में होती है तो उस पत्थरबाजी के विशेषज्ञ कौन लोग हैं, और पत्थर इतनी संख्या में इकट्ठा करके रखे जाते हैं कि बाकायदा एक अच्छी खासी संख्या उन पत्थरों का, उन नुकीले पत्थरों का जो गोली की तरह काम करते हैं, उनका प्रयोग करके दूसरे पक्ष पर प्रभावी हो जाए। सवाल यह है कि जब प्रशासन को यह पता था कि इस तरीके के संवेदनशील एरिया में इस तरीके का कोई भी जुलूस या शोभा यात्रा निकल रही है, निकाले जाने की प्रक्रिया है, तो फिर कुछ ऐसे हथियार जिनको सामान्य तौर पर लहराया या उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, क्या उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था? क्योंकि यह सवाल है उस पक्ष के लिए जब यह कहा जा रहा है कि एक पक्ष नारे लगा रहा था और तलवार उठा करके उनका प्रदर्शन कर रहा था, तलवार का भाजन कर रहा था। अगर ऐसी स्थिति है तो सांकेतिक और सिंबॉलिक तरीके से इस तरीके से तलवार निकालना अगर जरूरी है तो क्या पुलिस बल का विशेष इंतजाम नहीं होना चाहिए था? और अगर ऐसा हुआ है तो अब जो आधुनिक तकनीक से पहचान करने का दंगाइयों का एक तरीका निकाला गया है, उस तरीके से यह देखा जाए कि वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम में असली खेल किस पक्ष ने खेला। और ये जब बात सामने आएगी तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की शुरुआत की गई। हालांकि पत्थरबाजी और गाली गलौज के बाद जैसे ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई, वहां पर फ्लैग मार्च किया गया जो रविवार को भी जारी है, और पुलिस और अन्य संगठन दोनों पक्षों के वरिष्ठ नागरिकों और वहां के सामान्य नागरिकों से ये घर घर जाकर के अनुरोध कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के अफवाह में ना आए और डर में ना आए। पुलिस उनके साथ है। ये बातें अगर हनुमान जयंती के पहले ही सुनिश्चित कर ली जाती और किसी भी शोभा यात्रा के दौरान उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी बातें, जरूरी हिदायतें बता या समझा दी जाती तो क्या ऐसा होता? सवाल यह है कि अगर दंगाइयों में दोनों पक्षों को यह मान लिया जाता है कि दोनों जिम्मेदार हैं, तो बड़ा सवाल है कि सबसे पहले इस तरह के दंगे की शुरुआत करने की पहल किसने की? और जब अब तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं इस तरीके से, जो तकनीक अपना करके ये देखा जा सकता है कि शुरुआत करने वाला पक्ष कौन है, कौन से वो लोग हैं और कौन उन्माद फैलाने के लिए पूरे षड्यंत्र के साथ सामने आता है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शुक्रवार के दिन शाम या देर शाम आप कह सकते हैं, एकाएक एक शोभा यात्रा के दौरान चंद मिनटों में पत्थरबाजी, तलवारबाजी की घटना होती है। करने वाले सीधे सीधे तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। इसलिए अब यह कहा जाए कि एक पक्ष को बदनाम करने की यह साजिश है, शायद अब ऐसा कहने वालों को चुप हो जाना चाहिए। क्योंकि बलवाई और दंगाई जिस रणनीति और जिस राजनीति के तहत ऐसा कुछ करने और एक राजनीतिक दल और इसके पक्ष को बदनाम करने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समय समय पर आंदोलनों और इस तरीके के लड़ाई झगड़ों और दंगों में सामने आती है, वो अब बंद करें। क्योंकि दिल्ली पुलिस बाकायदा अब स्क्रीनिंग कर रही है। स्क्रीनिंग के साथ साथ अब हर एक दंगाई की पहचान होगी, क्योंकि ड्रोन से मिले कुछ फुटेज और अन्य फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये पहचान होगी कि दंगा कैसे भड़का और किस तरीके से लगभग 1 घंटे 55 मिनट समय बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से दंगाइयों के हाथ में वो एरिया और वहां का वातावरण रहा। आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब ये पहचान होगी, धर पकड़ तेज होगी। उस धर पकड़ के तेज होने के बाद जब लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तो इसके तार खुलने शुरू होंगे और तब पता चलेगा कि एक ऐसे आक्रोश को जो दंगाइयों का मास्टरमाइंड है, उसने किस तरीके से सुनियोजित
किया, उसे समायोजित किया और इसके बाद जुलूस के समय दंगा भड़काने की पूरी रणनीति अपनाई। और यही वो रणनीति है जिसके बाद एक छोटे से मामले ने इतना तूल पकड़ लिया और आज हम उसको सिर्फ एक नजरिए से देख रहे हैं कि दो पक्षों में विवाद के बाद वहां पर पत्थरबाजी हुई, तलवार लहराने की घटना हुई। ये तो सिर्फ खबर का एक पक्ष है। खबर का दूसरा पक्ष यह है कि इसमें एक बड़ी साजिश थी और उसमें दिल्ली सहित एनसीआर को पूरी तरीके से वहां के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठने या उठवाने की कोशिश थी और साथ ही साथ इतने ज्यादा वहां पर अनरेस्ट की स्थिति बनानी थी जिससे लगे कि जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, वहां ही सांप्रदायिक उन्माद हो सकता है, तो फिर उसे पूरे देश में क्यों नहीं फैलाया जा सकता। दंगों की आग में देश के एक बड़े भाग को क्यों नहीं झोंका जा सकता। लेकिन भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा रही कि ये दंगा, ये फसाद चंद मिनटों में ही कंट्रोल कर लिया गया और वहां पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए और कानून व्यवस्था अपना पूरी तरीके से काम कर रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, अनुरोध भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों की पहचान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और अब ये कोशिश सफल हो जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जगह योगी सरकार के देखरेख में इस तरीके की पहचान दंगाइयों की जा रही है और उनसे कानून के दायरे में रहकर निपटा जा रहा है और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली में भी ऐसी कार्रवाई की दरकार है क्योंकि दिल्ली का मामला, दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र के नियंत्रण में है। इसलिए आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल शांति की बड़ी वकालत कर रहे हैं, बहुत अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसकी आड़ में खेल सब खेल रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से हनुमान यात्रा भी, वो शोभा यात्रा भी शांतिपूर्वक निकलता और उस एरिया से जब वो शोभा यात्रा निकलता तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग उसका स्वागत करते और उसको बड़े ही आदर के साथ अपने एरिया से गुजरने देते। और क्या जहांगीरपुरी के जिस एरिया में जो दंगा फसाद हुआ है वो सिर्फ मुसलमानों का है, या जिस तरीके से लोग जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जिस शोभा यात्रा को निकाल रहे थे, क्या वो अनर्गल आरोप लगाने की बात कर सकते हैं ये कह करके कि सिर्फ वो तलवारबाजी कर रहे थे धार्मिक जुलूस के एक मान्यता के अनुसार, या वो नारे लगा रहे थे तो उत्साह में। अगर नारों और तलवार भाजन के जरिए किसी पक्ष को उकसाने की कार्रवाई की जा रही हो, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन अगर ये आरोप है तो इस आरोप पर भी उस पक्ष को सोचना होगा और वो पक्ष क्यों सोचे, हम आप सोचें, सरकारें सोचें, साथ ही साथ प्रशासन सोचे। लेकिन ये कहना कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो अब तस्वीरें बोलती हैं कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है और क्रिया के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है। जब पत्थर एक तरफ से फेंके जा रहे हैं तो उसका जवाब दूसरी तरफ से दिया जा रहा है और फिर एक ही तराजू पर दोनों पक्षों को तौल दिया जाता है और सबको माना जाता है कि दंगाई है। और वास्तव में दंगा की स्थिति तो एक तमस की स्थिति होती है और उस तमस में उसकी जो चरम परिणति होती है वो अंधेरा होता है, उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उस पूरे परिक्षेत्र में, उस पूरे राज्य में या पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उन्माद की एक लहर उठती है। हो सकता है वो एक चिंगारी भी बने और वो चिंगारी कब आग का एक बड़ा गोला बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। क्या देश को इसी स्थिति में झोंकना है? और अगर नहीं तो जिम्मेदार जो इस षड्यंत्र के हैं उनके बारे में खुलेआम कहना होगा, चर्चा करना होगा। तुष्टीकरण के तहत, धर्मनिरपेक्षता के तहत सिर्फ चंद वाक्यों में दंगा और फसादात और दोनों पक्षों से शांति की अपील करने की यह कवायद दशकों से चलती रही है, लेकिन उन्मादियों के
हिम्मत और उनके हौसले ऐसे बढ़ते रहे हैं। इसलिए हर एक तरीके से दंगाइयों की पहचान होनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी को एक बार फिर दंगे की प्रयोगशाला बनाने की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जिसे समय रहते पूरी तरह से असफल कर दिया गया और उसे कंट्रोल कर लिया गया। जहांगीरपुरी में फिलहाल शांति है, सन्नाटा है, लेकिन सौहार्द है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल और दिमाग में तो यहां बलवाइयों के, असामाजिक तत्वों के दंगा फैलाने, साजिश करने की है, ताकि कुछ सरकारें बदनाम हो और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसकी आड़ में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम के साथ एक भाव रख करके देश को चलाया जाए, इस पर चर्चा हो, इस पर राजनीति हो और सारा मुद्दा, सारा मामला गड्ढमड्ढ हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल है उस मानसिक स्थिति पर, जिस मानसिक स्थिति में आकर कोई भी व्यक्ति, उससे जुड़े हुए संगठन या उससे जुड़े तमाम लोग चंद मिनटों में ही पत्थर के इतने गोले अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो उस वर्ग को जिसके खिलाफ वो उतरे होते हैं सड़क पर, और सीधे सीधे कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले, उनको स्थापित करने के जिम्मेदार तत्वों पर सीधा सीधा अटैक करते हैं, हमला करते हैं। क्या अराजकता फैलाने वाले इन तत्वों को हम बिखरे और बहके हुए लोग नहीं कहेंगे? और अगर कहते हैं तो या तो ये चर्चा होनी चाहिए कि जो गलत है उसे गलत कहना होगा, इससे न कोई उन्माद होता है, न कोई हार्मनी पर समस्या आती है, बल्कि अब ये पता चल जाना चाहिए उन सब को जो बहुत ही लंबा खेल खेल चुके, लेकिन तुष्टीकरण के तहत कथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में उनसे शांति और सौहार्द बनाने की अपील की जाती है, जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वो हमेशा दंगा फैलाने और पैदा करने वाले एक स्लीपर सेल की तरह समाज में हमेशा काम करते रहते हैं और मौका पाते ही, मौका जैसे ही मिलता है वो एक्टिव हो जाते हैं। उनके इस एक्टिवेशन मोड पर ही हमला करने के लिए जरूरी है कि अब खुलेआम चर्चा हो कि आखिर में पत्थरबाजी के लिए जिम्मेदार कौन था, और चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि धार्मिक जुलूस और धार्मिक शोभा यात्रा में अनर्गल नारे लगाने की जरूरत किसी को क्यों पड़ रही है। बड़ा सवाल यह है, जहांगीरपुरी से ये कुछ सवाल निकलते हैं इस घटनाक्रम से। जब इस देश में इन सवालों पर चर्चा होगी तब जहांगीरपुरी की घटना और वहां पर किए गए उन्माद का सच सामने आएगा। अभी तो जहांगीरपुरी में सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया था, क्या पता देश के किसी अन्य भाग में एक दूसरे जहांगीरपुरी की घटना को दोहराने की कोशिश हो, क्योंकि जब देश आगे बढ़ता है तो इस तरीके से असामाजिक तत्व जो देश की प्रगति को भांपते हुए उसको नहीं सहन कर पाते और वो हमेशा बहके हुए लोग होते हैं, उन्हें समझाने से काम नहीं चलने वाला। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की दरकार है, और जब तक इसमें कोताही बरती जाएगी, इसमें लापरवाही बरती जाएगी, ये घटनाएं यूं ही चलती रहेंगी। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।